मित्रों नमस्कार। एक नए संदेश के साथ कि मित्रों शिकवा शिकायत नहीं करिए। आप जहां से शुरू हो गए वहां से शुरू हो जाइए। जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। और बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है फुजदिलों के वास्ते। समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्तियां तूफान से गुजर सकती हैं। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, आपकी किस्मत इसी वक्त बदल सकती है। किसकी बदलेगी? जो टारगेट लेके काम करेगा। तो हमें अपने टारगेट पे फोकस करना है। तो इसी के साथ मैं अनमोल चौरसिया आप सभी को इंट्रोड्यूस कराता हूं जो मैंने चैप्टर अभी सीखा अकाउंटिंग का, क्लास 11th का, जो कि टी.एस. ग्रेवाल जी की अपनी बुक है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। वो आपको पढ़ाने के लिए नहीं, जो मैंने सीखा अपने रिवीजन के लिए आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चैप्टर फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे, क्या मैंने सीखा, अकाउंटिंग हमें क्यों करनी चाहिए, अकाउंटिंग के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, और इससे जो कंपनी होती है या कोई फर्म होती है उसमें इसके क्या लाभ हैं। आइए जानते हैं। ये जानना सबको इम्पोर्टेंट है कि अकाउंटिंग हमें क्यों करनी चाहिए। तो हम इस चैप्टर में देखिए आज क्या क्या सीखेंगे। जो मैंने सीखा वो आपके साथ मैं क्या क्या शेयर करूंगा। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि मीनिंग क्या है अकाउंटिंग की, डिफिनीशन क्या है, और अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एट्रीब्यूट्स जिन्हें कहते हैं, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अकाउंटिंग की फंक्शन क्या है, कैसे की जाती है, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, लाभ क्या है, क्या फायदा होता है एक कंपनी को इतने सारे अकाउंट्स बना के, क्या जरूरत है इसकी, और इसके लिमिटेशंस क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इससे क्या नुकसान हो रहा है, क्या कुछ इसमें गलतियां हो रही हैं या टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, वो सभी हम इसमें सीखेंगे। अच्छा, इसमें बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल है, और अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस हैं, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और उसके कितने प्रकार होते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड इट्स टाइप, हम इस चैप्टर में सीखेंगे। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्वालिटेटिव कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले कौन कौन यूजर्स होते हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कंपनी के अंदर के होते हैं या बाहर के होते हैं, इंटरनल होते हैं या एक्सटर्नल होते हैं, वो सभी हम इस चैप्टर में जानेंगे। और अकाउंटिंग का सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले जो हेडिंग दी हुई है कि मीनिंग एंड डिफिनीशन है ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग का मतलब क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है। तो अकाउंटिंग कहते हैं किसको, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। मतलब अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, मीजर करने का, रिकॉर्ड करने का, फिर उसे क्लासिफाई करने का, फिर उसको समराइज करने का, फिर उसे इंटरप्रेट करने का, जो डेटा निकल के आया अब उसे विस्तृत कर देना, कम्युनिकेट कर देना, सभी यूजर्स जो उसके उपभोक्ता हैं, उसे यूज करने वाले हैं, उन सब तक उसे पहुंचा देना। इस सब प्रोसेस को कहते हैं अकाउंटिंग। अच्छा, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या प्रदान करता है, ये प्रदान करता है कि सबसे पहले द रिसोर्सेज अवेलेबल, मतलब जो कंपनी है या फर्म है उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, करंट टाइम पर कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड, मतलब कैसे जो भी रिसोर्सेज हैं वो कैसे हमें वो कार्यरत हम उनसे ले रहे हैं, कार्य ले रहे हैं या ऐसे ही पड़े हैं, ये सब हम अकाउंटिंग प्रोसेस से सीखते हैं।
और क्या सीखते हैं, द रिजल्ट अचीव्ड बाय देयर यूज, और उन एसेट्स यानी वो जो रिसोर्सेज हैं उनसे क्या परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है, ये सभी हमें पता चलता है अकाउंटिंग से। अच्छा, और क्या होता है, इट शोज द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड वो होता है दोस्तों जो जिसमें अकाउंट्स हम अपने क्रिएट करते हैं, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च से अगले ईयर के। मतलब इस साल का जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो 1 अप्रैल 2020-21 से स्टार्ट हुआ, अब ये एंड होगा 31 मार्च 2022 को। ठीक है, चलो ये जान लिया। अब क्या होता है, अकाउंटिंग शोज द प्रॉफिट अर्न, कितना प्रॉफिट उस कंपनी ने उस फर्म ने कमाया है और कितना घाटा उसने सहा है, ये भी हम अकाउंटिंग से सीखते हैं। अब क्या और क्या सीखते हैं, वैल्यू एंड नेचर ऑफ एसेट्स। जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स मतलब वो सभी सामग्री जो एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या जो बेसिक उसकी नीड्स होती हैं जैसे मशीनरी वगैरह है, वो सभी उसके एसेट्स होते हैं। तो उनकी वैल्यू और वो किस प्रकार के हैं, किस नेचर के हैं, ये हमें जो अकाउंटिंग होती है वो बताती है। लायबिलिटीज कितनी है, मतलब जो ओनर्स हैं, अगर कोई फर्म है उसको अगर वो कर्ज में डूब जाती है तो क्या जो उसके मेंबर्स हैं या ओनर्स हैं उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी उसे पूरा करने में लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी, मतलब उनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड है या लिमिटेड है, ये हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मालूम पड़ता है। और जो ओनर्स हैं उनकी इक्विटी यानी कैपिटल कितनी है, उन्होंने कितनी पूंजी लगाई है, जैसे पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटरशिप है तो उसमें उन्होंने कितनी कैपिटल अपनी लगाई है, पूंजी लगाई है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सिंस अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इसी वजह से अकाउंटिंग को एक कम्युनिकेशन का मीडियम माना गया है और इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो कि है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी व्यापार की भाषा। और अकाउंटिंग की जो डिफिनीशंस हैं वो विभिन्न ऑथर्स ने अपने अपने मत से दी हुई हैं। कुल मिला के एक अकाउंटिंग जो होती है वो एक आर्ट होती है और एक साइंस भी होती है, मतलब जो उसमें रिकॉर्ड करने का तरीका होता है वो एक कला होती है और इसमें कुछ सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये साइंस भी होती है। तो ये विभिन्न ऑथर्स ने वही डेफिनेशंस दी है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, सेकंड पेज आता है इसका, जो एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है वो जो बनी है इसमें क्या क्या था, आइडेंटिफाई करना, मीजर करना, क्लासिफाई करना, रिकॉर्ड करना। अब उन सब के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे कि ये होते क्या है। तो आइए जानते हैं एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। The definition of accounting bring to light the following characteristics of accounting। जो परिभाषा है अकाउंटिंग की वो इन सभी पॉइंट्स को दर्शाती है जिनके बारे में हम लोग एक डिस्कशन आगे करेंगे। इसमें कि पहला होता है आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुए हैं अभी उनको आइडेंटिफाई करना है, मतलब ये करना है कि वो सभी ट्रांजेक्शन्स मनी वैल्यू में होने चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी होने चाहिए, यानी जिनकी मनी में अगर हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो वही ट्रांजेक्शन हमें आइडेंटिफाई करके उन्हीं को आगे के लिए प्रोसेस करना है। तो क्या कहता है इसमें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, जो भी ट्रांजेक्शंस हुए हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना, जो भी इवेंट्स हुए हैं। Accounting records only those transactions and events which can be measured in the terms of money। जो अकाउंटिंग है भाई वो ऐसे वैसे ट्रांजेक्शन्स को नोट नहीं करता है, वो सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स को नोट करेगा जिसे मनी के टर्म में मेजर किया जा सके। ठीक है भाई, दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शंस। अब इसमें क्या होता है कि ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है
और जो भी इवेंट्स हुए हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होने चाहिए, मतलब पैसे से संबंधी होने चाहिए। फ्री वाला इसमें नहीं नोट डाउन होता है। और उदाहरण स्वरूप अगर देखें तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो कच्चा सामान होता है उसका खरीदना, इसका एक एग्जाम्पल है। और जो सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, या जो बन चुके हैं सामान उन्हें बेचना एक किसी फर्म के द्वारा, बाय अ फर्म। सच ट्रांजेक्शंस आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ बिल्स। और जो ऐसे ट्रांजेक्शंस है ना उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है बिल्स के माध्यम से। जो हमें बिल्स मिलते हैं उनके माध्यम से हम पता लगाते हैं कि ये मनी के टर्म में है या नहीं है, ठीक है। और जो रिसिप्ट्स होती हैं वो उनका एक एविडेंस होती है, एक प्रूफ होती है उन ट्रांजेक्शंस का कि ये मनी के टर्म में थे या नहीं थे। तो इसके बाद जब अगर कोई ट्रांजेक्शन पक्का हो गया कि ये मनी की टर्म में है, तो अब क्या किया जाता है नेक्स्ट स्टेप में कि अब उसे मीजर किया जाता है। मीजर द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन पहले से आइडेंटिफाई हो चुके हैं अब उन्हें मीजर किया जाएगा। कैसे मीजर किया जाएगा? जो भी उस कंट्री की करेंसी है उसके टर्म में उसे मीजर किया जाएगा। जैसे इंडिया में रुपी है तो रुपी के टर्म में उसे मीजर किया जाएगा कि वो कितना है। तो आइए जानते हैं इसमें क्या दिया है कि अकाउंटिंग मीजर्स द ट्रांजेक्शंस। जो अकाउंटिंग है वो मीजर करता है जो भी लेन देन हुए हैं और इवेंट्स हुए हैं इन द टर्म ऑफ कॉमन मेजरमेंट यूनिट। किसके टर्म में? जो कॉमन मेजरमेंट यूनिट है उसके टर्म में, यानी उस जो कंट्री है उसकी करेंसी के रूप में, ठीक है। अच्छा, इसको दूसरे शब्दों में देखें तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। साधारण सी बात है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं अब वो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, उसके बाद जो मेजरिंग की जाएगी उसे मनी के टर्म में मेजर किया जाएगा। अब इसमें एक स्पेशल नोट प्रोवाइड है, उसमें क्या दिया है देखते हैं। एन इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, वो इवेंट जो नहीं, एन इवेंट विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, वो इवेंट जो मनी के टर्म में नहीं मेजर हुआ है इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसे भाई साहब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि उदाहरण स्वरूप देखेंगे, इवेंट लाइक द कैलिब्रे और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टीम और अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर। जैसे कि मैनेजमेंट जो हमारी टीम है हमारे फर्म की वो कैसी है, वो अच्छी है बुरी है, या किसी मैनेजर को अपॉइंट किया गया है, ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है भाई, यहां तक तो समझ में आ गया। अब थर्ड स्टेप में क्या कहता है? रिकॉर्डिंग। अब आइडेंटिफाइड कर लिया पहले आपने, अब मेजर भी कर लिया, अब आइए रिकॉर्डिंग होगी। तो रिकॉर्डिंग क्या कहता है? इस प्रोसेस में क्या होता है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो अकाउंटिंग है वो एक कला है बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है भाई। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब ये जो रिकॉर्डिंग पॉइंट है इसका मतलब है जो रिकॉर्ड करना, मतलब लिखना या नोट डाउन करना इन द बिजनेस, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए हैं उनको, ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब वो जो पैसे से संबंधी ट्रांजेक्शन हमारे हुए थे अब उन्हें रिकॉर्ड करना है। कहां पर रिकॉर्ड करना है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को जनरल भी दूसरे शब्दों में कहा जाता है, ठीक है भाई। दिस बुक इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब्सिडरी बुक्स। अब इस बुक को सब्सिडरी बुक के नाम से भी डिवाइड किया जाता है, सच एज कैश बुक्स, कैश जनरल और कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन। जो भी कैश ट्रांजेक्शन हुए हैं उसे कैश जर्नल या कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, ठीक है भाई। परचेज जर्नल और परचेज बुक में क्या किया जाता है? फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, यानी जो उधार सामान खरीदा गया है उसे इसमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सेल्स जर्नल और सेल्स बुक, अब इसमें क्या किया जाता है? जो भी क्रेडिट सेल मतलब उधार के सेल हुए हैं उसे इसमें रिकॉर्ड कर दिया जाता है। आदि मतलब अभी और भी हैं, और भी प्रकार हैं इसमें रिकॉर्ड करने के, ठीक है भाई।
अब रिकॉर्ड हो गया हमारा ट्रांजेक्शन। अब क्या किया जाएगा, अब उसे दोबारा क्लासिफाई किया जाएगा। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शंस। मतलब अभी तो हमने सीधा सीधा सारे ट्रांजेक्शंस को नोट कर लिया। कहां पर नोट किया, ओरिजिनल बुक में, ओरिजिनल एंट्री वाली बुक में, जिसे जनरल के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब उसे क्लासिफाई किया जाएगा, अब उसकी ग्रुपिंग की जाएगी। जो एक प्रकार के ट्रांजेक्शन्स होंगे, यानी एक पर्टिकुलर हेड के ट्रांजेक्शन होंगे, उसे एक अलग बुक में नोट किया जाएगा, बुक ऑफ अकाउंट में, जिसे लेजर के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करने का एक क्लासिफिकेशन, ये एक तरीका है। और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस, जो कि एक प्रकार की होंगी और उन्हें एक जगह नोट कर देना है। द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द जनरल, जो ट्रांजेक्शंस अभी हमने ऊपर वाले स्टेप में रिकॉर्डिंग में जनरल में नोट किए थे, जो भी ट्रांजेक्शंस या फिर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किए थे, अब उनको क्लासिफाइड और पोस्टेड, पहले क्लासिफाई किया जाएगा फिर पोस्टेड किया जाएगा। मतलब पहले पता लगाया जाएगा कि ये किस प्रकार के हैं, अब उसी पर्टिकुलर टाइप के जो होंगे अब उसे क्लासिफाई करके पोस्ट कर दिया जाएगा टू द मेन बुक ऑफ अकाउंट, यानी जो मुख्य बुक है अकाउंट की, उसमें उसे क्या नाम से जानते हैं, अभी आपको हमने बताया लेजर के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, लेजर के नाम से जानते हैं। ये जो बुक है, दिस बुक कंटेन्स इंडिविजुअल अकाउंट हेड्स, यानी प्रत्येक व्यक्ति का इसमें अकाउंट होता है, उसने क्या खरीदा क्या बेचा। अभी जो जनरल में था, पहले जो रिकॉर्डिंग स्टेप में था, उसमें पूरे ट्रांजेक्शन्स थे सब के। अब इसमें क्लासिफाई करके पर्टिकुलर हेड के इसमें ट्रांजेक्शन्स हमें नोट करने पड़ेंगे। तो क्या होगा, अंडर विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ सिमिलर नेचर आर कलेक्टेड। अब जाहिर सी बात है, सभी जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स होंगे वो इसमें कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उदाहरण स्वरूप फॉर एग्जांपल क्या इसमें दिया गया है, इन राहुल्स अकाउंट इन द रेजर, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का, अब जैसे कोई व्यक्ति है राहुल, अब उसका अकाउंट लेजर में होगा अलग, मतलब उसके जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं फर्म से रिलेटेड, वो एक अलग पेज में लेजर में नोट होंगे। ठीक है भाई, all business transactions related to Rahul are posted so that what is ultimately due to Rahul or due from Rahul can be ascertained। मतलब अब इससे पता लगाया जाएगा कि क्या राहुल से खरीदा गया, क्या राहुल को बेचा गया, या फिर उसका उधारी जितना भी उससे रिलेटेड है, सब कुछ अब लेजर में नोट डाउन कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद क्या आता है, हमने रिकॉर्डिंग भी कर ली, क्लासिफाइंग कर दिया, अब इसे समराइज करना पड़ेगा। भाई जो हमने लिखा है वो दूसरों को भी तो समझ आए, ऐसे अब इसे समराइज करना पड़ेगा। तो दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा, जो डेटा ऑलरेडी क्लासिफाइड हो चुका है अब उसे प्रेजेंट करना है इन द मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर। अब ये जो डेटा हम लोग समराइज करेंगे, अब ऐसा इसे समराइज करना है कि ये समझ में आ जाए, किसके समझ में आ जाए, जो कंपनी के अंदर के यूजर्स हैं जैसे मैनेजर्स और एम्प्लॉयज वगैरह, और जो कंपनी के बाहर के यूजर्स हैं जैसे जो खरीदने वाले लोग होते हैं, उनको समझ में आ जाए कि कंपनी के अंदर कितना लाभ हो रहा है, जो फर्म है उसके अंदर कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानियां हो रही हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये जो प्रोसेस होता है इनमें कुछ स्टेटमेंट का प्रोसेस होता है, जैसे फर्स्ट है ट्रायल बैलेंस, और सेकंड में होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी खरीदना या बेचना हुआ है उसमें जो लाभ हुआ है और जो हानियां हुई हैं, घाटा हुआ है, उसके अकाउंट इसमें होते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन केस कंपनीज, कंपनीज के केस में ये होता है कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ये सब इसमें नोट होता है। इसका थर्ड जो स्टेटमेंट होती है वो बैलेंस शीट इसकी बनाई जाती है। ठीक है भाई,
द above स्टेटमेंट आर कलेक्टिवली नोन एज फाइनल अकाउंट्स। अब ये जो ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन है, इसे अगर हम कलेक्टिवली कोई नाम दें तो उसे कहा जाता है फाइनल अकाउंट्स, या फिर इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, दूसरे नाम भी हमें पता चल गया। अब इसका सिक्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अकाउंटिंग की, वो है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है भाई, हम जानते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा आर कैरीड आउट सो दैट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा कैन मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट। यानी जितना भी अभी फाइनेंशियल डाटा हुआ है, अब उसे एनालिसिस करना, इंटरप्रेट इसमें किया जाता है, जिससे जो यूजर्स हैं, यानी जो ट्रांजेक्शन्स हुए, अब उनका जो परिणाम आया, उसके जो यूजर्स हैं उस रिजल्ट को लेकर एक फाइनल अपना डिसीजन दे सकें, एक जजमेंट कर सकें कि आगे कंपनी क्या करे, जिससे लाभ जैसे हुआ है वो और ज्यादा से ज्यादा वो काम हो सके, और जिससे हानियां हुई हैं उसे रोका जा सके। ठीक है भाई। ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट ज्यादा बढ़ सके। दिस हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। अब भाई जाहिर सी बात है, ये सब हम लोग फ्यूचर के लिए यही तो कर रहे हैं, ये एक फ्यूचर की प्लानिंग जो कि फर्म या बिजनेस की है उसमें मदद करता है, इन अ बेटर वे, अच्छे तरीके से मदद करता है। और इसका लास्ट जो पॉइंट होता है वो होता है कम्युनिकेटिंग। जो भी फाइनली अकाउंटिंग ये सब हुआ है, अब उसे विस्तृत कर देना, सबको उससे रूबरू करवा देना, ये इसमें अकाउंटिंग कम्युनिकेटिंग में आता है। क्या इसमें दिया गया है देखते हैं। फाइनली द अकाउंटिंग फंक्शंस इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इट्स यूजर, यानी जो भी उसके यूजर्स हैं, आप एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, अब उससे रूबरू करवा दिए ना, कम्युनिकेटिंग में आता है। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन टाइम। अब ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ना, इसे टाइम से प्रोवाइड करना है। अब भाई जब आप रिजल्ट जल्द से जल्द देंगे, तभी तो जो आगे का जजमेंट है वो उसके यूजर्स या मैनेजमेंट कर पाएगा कि आगे क्या करना है। ठीक है भाई, इसे टाइम से प्रोवाइड करना है एंड प्रेजेंटेड टू द यूजर्स सो दैट appropriate decision may be taken at the right time। राइट टाइम में वो डिसीजन ले सकें। इसके बाद क्या आता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुछ निम्न प्रकार से हैं। जैसे कि पहला है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इससे क्या होता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हम लोग मेंटेन करते हैं। अच्छा, कैसे करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, यानी जो मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का वो सिर्फ एक है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे, मतलब पैसे से संबंधी ही ट्रांजेक्शंस इसमें इवेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन की। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, एक सिस्टम, एक नियमबद्ध तरीके से जो कि सिद्धांतों से मैच करता हो, किसके, अकाउंटेंसी के सिद्धांतों से। ठीक है। अब इसके सेकंड ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये डिटरमाइन करना, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द नेट रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस फॉर अ पीरियड, एक किसी भी दिए गए निश्चित समय के लिए कितना जो भी रिजल्ट हुआ उसे डिटरमाइन करना। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में देखें तो टू डिटरमाइन वेदर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, जो अकाउंटिंग पीरियड है उसमें क्या हुआ है, द फर्म हैज अर्नड अ प्रॉफिट और इनक्योर्ड अ लॉस। भाई जो फर्म है उसने जो प्रॉफिट है उस प्राप्त किया है, या जो घाटा है उसने वो सहा है, ये सभी डिटरमाइन करता है। किसमें आता है ये, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में आता है। ठीक है। अब क्या है, फॉर दिस पर्पज,
ये जो पर्पस है, आ स्टेटमेंट कॉल्ड एन इनकम स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट का एक नाम दे दिया गया है जिसे कहते हैं इनकम स्टेटमेंट और द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है भाई, इज प्रिपेयर्ड, अब इसे प्रिपेयर कर लिया जाता है। रेवेन्यूज रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शन, जो भी रेवेन्यू हुई है ट्रांजेक्शन के रिजल्ट से ऑफ पीरियड आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट एंड एक्सपेंसेस इन द डेबिट। अब इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट और एक्सपेंसेस को लेकर के डेबिट साइड। अच्छा, और क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स इज आइदर प्रॉफिट और लॉस। अब जो अकाउंट की बुक होती है, जो बनाई जाती है, प्रिपेयर की जाती है, उसमें जो दो साइड होती हैं वो या तो आपको प्रॉफिट डिटरमाइन करेंगी या तो लॉस डिटरमाइन करेंगी। ठीक है भाई, अब इसका थर्ड स्टेप क्या है कि डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब हम जानेंगे कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या भाई चल रही है किसी कंपनी की, कहाँ अब वो नीचे आया है या ऊपर गया है पैसे के मामलों में, वो इस स्टेप से हमें मालूम चलता है। किसके स्टेप से? अकाउंटिंग के स्टेप से, जो कि एक ऑब्जेक्टिव है। तो अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। भाई फाइनेंशियल पोजीशन आपकी क्या है, क्या स्थिति है कि कितना प्रॉफिट आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा आ रहा है कि नहीं, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करता है। इट इज नोन फ्रॉम द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट से पता किया जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज एज रिलेवेंट, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो रिलेवेंट होती है किससे? उसके यूजर्स से, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसे यूज करते हैं उसके यूजर्स से वो रिलेवेंट होती है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द केस ऑफ कंपनीज। कंपनीज के केस में क्या होता है, जो भी प्रॉफिट और या फिर लॉस हुआ है वो इसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। इसका फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है? फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, यानी ये अकाउंटिंग जो है ना, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसके मैनेजर को, उसके मैनेजमेंट को, कैसे कंपनी को सही तरीके से मैनेज करें, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग। द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। अब भाई जो मैनेजर है वो आगे क्या डिसीजन लेगा, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन से, वो फाइनेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन से पोजीशन निकली उससे ही तो वो डिटरमाइन करेगा, कोई भी डिसीजन मेक करेगा तो। और ऐसे अगर करेगा तो उसका उतना इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गेन करके फिर जब मेंटेन करेगा तो वो एक इफेक्टिव कंट्रोल, यानी कुछ कंट्रोल अच्छा सा होगा उस कंपनी के अंदर उसका। और बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू एसेट द मैनेजमेंट इन डिस्चार्जिंग दिस फंक्शन। अब भाई जो अकाउंटिंग है ना, वो मैनेजमेंट को ये भी प्रोवाइड कराती है कि आपकी कंपनी या फर्म में कितने एसेट्स हैं। अब कोई बड़ी सी कंपनी है जिसमें हजारों का टर्नओवर, लाखों का टर्नओवर होता है, अब उसमें कोई एक मशीन तो होगी नहीं। अगर वो कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसमें काफी सारी मशीन्स होंगी। अब उसके अगर कोई एक ओनर है तो कैसे सभी मशीनों का ध्यान रखेगा कि कोई है या कोई खराब हो गई है, तो उसे अकाउंटिंग से पता चलता है। ये एसेट्स का भी उसमें ध्यान उसमें दिया जाता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसका फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। अब ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये उसके यूजर को प्राप्त कराना, जैसे कि पहले कम्युनिकेटिंग में बताया कि यूजर्स को इसके स्टेप में जो लास्ट स्टेप होता है उससे यूजर्स को इससे रूबरू करा दिया जाता है कि कंपनी के क्या हालात हैं, क्या हालचाल हैं। तो प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। ठीक है,
प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अब जैसा कि बताया कि जो भी एसेट्स हैं काफी ज्यादा हैं, तो उसे प्रोटेक्ट करना मतलब कोई अगर थेफ्ट हो जाता है या कोई एक्सीडेंशियल कोई अगर एसेट खराब हो जाता है तो उसके जो ओनर है उससे रूबरू रहें। Another objective of accounting is to have record of assets owed by the business। जो भी बिजनेस के द्वारा ओड किए जाते हैं यानी जो उनके हैं हकदार में हैं। अकाउंटिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स। जो अकाउंटिंग होती है वो एसेट्स का रिकॉर्ड अपने पास रखती है जो कि किसी भी बिजनेस के द्वारा ओन्ड हैं। which enables the management to protect them and exercise control। जिससे कि मैनेजमेंट को बढ़िया आसानी हो जाती है कि उन्हें वो प्रोटेक्ट कर सके और उनसे जो भी काम लेना है वो ले सके। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है? तो इसका पहला फंक्शन है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यानी जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उन्हें एक सही तरीके से मेंटेन करना। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो एकदम प्राइमरी फंक्शन है अकाउंटिंग का वो यही है कि मेंटेन करे सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी सिस्टमबद्ध तरीके से वो मेंटेन करे जो भी अकाउंटिंग उसके रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। वो जितने भी ट्रांजेक्शन उसमें नोट होंगे वो सभी फाइनेंशियल होने चाहिए। एंड इवेंट्स, इट मीन्स दैट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग रूल्स। अब ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं वो अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करे, प्रिंसिपल्स उसके सिद्धांतों को फॉलो करे और उसके कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना चाहिए। इट इज सो बिकॉज reliable financial statements can be drawn if proper accounting records are maintained। अब अगर अच्छे तरीके से मेंटेन है सब कुछ तो उसका सही से लाभ उठाया जा सकता है भाई, जाहिर सी बात है। इसका सेकेंड फंक्शन क्या कहता है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इससे क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि हमने अभी पहले सीखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इससे बनाई जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस फाइनल अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जो कि अकाउंटिंग पीरियड के अंत पर प्रिपेयर किए जाते हैं। इट इंक्लूड्स इनकम स्टेटमेंट, जिसमें कि इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड होती है। इनकम स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट या लॉस अकाउंट जो भी होते हैं, और पोजीशन स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट इसमें इंक्लूड होती है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है अकाउंटिंग का, क्योंकि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल पोजीशन मतलब जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है मतलब आपकी क्या स्थिति चल रही है, कितना आपने प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा लिया, कम से कम लॉस का परसेंटेज घटाते गए, ये फाइनेंशियल पोजीशन आपकी दर्शाता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपकी दर्शाता है क्या आपकी परफॉर्मेंस रही। प्रॉफिट अर्न और लॉस इनक्योर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। भाई जो अकाउंटिंग पीरियड है उसमें प्रॉफिट अर्न हुआ है या लॉस झेलना पड़ा। एंड द फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जो बैलेंस शीट होती है वो अकाउंटिंग ईयर के अंत में बनाई जाती है। अकाउंटिंग ईयर मतलब जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को एंड होता है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल द यूजर्स फॉर टेकिंग डिसीजन। सभी यूज करने वाले लोगों के लिए कि वो आगे उसके प्रति कुछ डिसीजन ले सकें। अच्छा, इसका थर्ड फंक्शन क्या है? मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं यानी जो जरूरतें हैं उनको उनकी प्राप्ति कैसे होगी? इससे प्राप्ति ही होगी।
अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय द कोर्ट। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके रिकॉर्ड्स हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं किसी भी कोर्ट में। अगर आपका केस हो गया तो वो एक एविडेंस के तौर पर वहां पर एक्सेप्ट किए जाते हैं। ये बढ़िया फायदा है। ऑफ लॉ इफ दे आर मेंटेन्ड सिस्टमेटिकली। हाँ, सिस्टमेटिकली अगर वो मेंटेन है तभी वो एक्सेप्टेबल हैं, नहीं तो नहीं। फॉलोइंग द अकाउंटिंग रूल्स, जो कि अकाउंटिंग रूल्स प्रिंसिपल सिद्धांतों को फॉलो करने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करने चाहिए। बिसाइड्स द लॉ सच एज कंपनीज एक्ट, और जो कि लॉ है, हमारा कानून है, या जैसे कि है कंपनीज एक्ट, उसके अनुसार भी होना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट, जो इनकम टैक्स है एक्ट है, उसके विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए। जीएसटी एक्ट के भी विरुद्ध नहीं होना चाहिए, उसके सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए। require submissions of return in the form of period as is prescribed in the law. The return can be submitted if the accounting records are maintained systematically and timely. भाई जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हुए वो सिस्टम से अगर रिकॉर्ड हुए हैं तो यदि कोई केस होता है तो कोर्ट में वो एज अ एविडेंस एक्सेप्टेबल हैं, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। इसका फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसे कम्युनिकेट ये करता है। ठीक है। इट इज येट अनदर फंक्शन, ये हालांकि अनदर फंक्शन है अकाउंटिंग का, टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। अब इसे कम्युनिकेट करना है जो भी उसके यूजर्स हैं, विच मे बी इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, मतलब जो कि अंदर के यूजर्स कंपनी के हो सकते हैं जैसे मैनेजमेंट एम्प्लॉयज वगैरह, या फिर बाहर के यूजर्स जैसे जो खरीदने वाले लोग हैं वो भी हो सकते हैं, सच एज मैनेजमेंट, बैंक एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज वगैरह जो भी चेक करते हैं कि आपकी कंपनीज में क्या हो रहा है आदि। इसका फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को एक प्रकार से असिस्टेंस यानी एक सहायक के रूप में साबित होता है। मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज गिवन बाय द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के द्वारा मैनेजमेंट को प्राप्त होती है, विच इन टर्म हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, जो कि डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को सहायता प्रदान करती है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स शुड बी मेंटेन इन सच अ मैनर, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो इन्हें एक मैनर में, एक क्रमबद्ध तरीके से मेंटेन करना है, दैट द एसेट्स ओन्ड आर नोन, जो भी उसमें एसेट्स ओन्ड है वो भी उसमें पता चले, जो भी इनकम है, प्रॉफिट है, सब कुछ उसमें बाखूबी उसमें दर्शाया गया हो। It will assist the management to protecting the assets and also exercising control, जो कि प्रोटेक्टिंग एसेट्स में भी मदद करेगा और एक्सरसाइजिंग कंट्रोल मतलब जो भी एसेट्स हैं उनसे काम लेने में भी मदद करेगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इसके आगे का इस चैनल पर नेक्स्ट पार्ट पर आपके साथ मैं अपना रिवीजन अब एज अ डिस्कशन में प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।